हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। देखिए, इसके पहले लेक्चर में हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम उसका डेरिवेशन करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके डेरिवेशन को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लिए उसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बट ज़्यादातर केस में क्वेश्चन आते हैं। इससे जो हम सॉल्व करके जो इक्वेशन निकालेंगे, जो आपका आएगा रिजल्टेंट, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पूरा नोट्स आपको दिया जा रहा है, सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है, सारी चीज़ें बाकायदे लिखी हुई हैं, बस मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले कंसीडर अ कर्व सी ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2। क्लास का मतलब आप समझ रहे हैं, हमने एक कर्व कंसीडर किया सी जिसकी क्लास 2 या 2 से ऊपर है, हुज इक्वेशन इज xi इक्वल टू xis। आपको पता है कि कर्व का इक्वेशन जानते हैं आप, xi इक्वल टू xis। यहाँ पे s पैरामीटर लेके चल रहे हैं, जहाँ पे s क्या होता है, आर्क लेंथ होता है, मेजर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट से a। मान लीजिए कि a कोई पॉइंट है, यहाँ a से इस पॉइंट p तक का आर्क लेंथ s है, और p और q नेबरिंग पॉइंट होते हैं, तो ये डेल s है। इसकी जो आर्क लेंथ है आप मान लीजिए डेल s है। भाई, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने s मान लिया है, और यहाँ से p और q का हमने आर्क लेंथ डेल s ले लिया है, डेल s लिया है। ठीक है, वही चीज लिखा है, लेट pxi इज एनी पॉइंट। आपने pxi कोई पॉइंट लिया ऑन कर्व c, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू आर्क लेंथ s, करस्पॉन्डिंग टू, देखिए ये कर्व में है, करस्पॉन्डिंग टू आर्क लेंथ s। तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आप पढ़े हैं ना, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ai xi माइनस xi। xi क्या होता है, जिस पॉइंट से पास करता है वो होता है ai इंटू कैपिटल xi माइनस स्मॉल xi इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 मान लीजिएगा। प्लेन का इक्वेशन, भाई ये प्लेन है तो प्लेन का इक्वेशन आपने लिख दिया। ठीक है, एक प्लेन है जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन आपने लिख लिया, ai xi माइनस xi। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आप पढ़ा है, मैंने बताया हुआ है, वही इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि लेट q x बार i बी ए नेबरिंग पॉइंट विच करस्पॉन्ड टू द आर्क लेंथ s प्लस डेल s। आपको पता है q x i जो है, q x i बार, इसका जो कोऑर्डिनेट लिया गया है q x i बार लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नेबरिंग पॉइंट है, ये q जो क्या है, p का नेबरिंग पॉइंट है। तो कह रहा है q नेबरिंग पॉइंट है जिसका जो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, इसका आर्क लेंथ यहाँ से जब कलेक्ट करेंगे तो ये s और ये डेल s, तो s प्लस डेल s हो जाएगा। तो वही चीज लिखी हुई है कि q x बार i बी ए नेबरिंग पॉइंट विच करस्पॉन्ड टू द आर्क लेंथ s प्लस डेल s। ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बार i का, इस x बार i का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, xi ऑफ s प्लस डेल s। मतलब s और s प्लस डेल s का सम करेंगे तो x बार i की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज लिखी हुई है, x बार i इक्वल टू xi ऑफ s प्लस डेल s। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो आपको कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, यहाँ पे जो ये पॉइंट x बाई आर के लिए मिली हुई है, इसका हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, इसका हम टेलर थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो बाई टेलर थ्योरम इसको हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बार i इक्वल टू x बार i यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो xi प्लस x डैश i, xi का फंक्शन है ना, ये xi का ही तो फंक्शन है, तो xi के रिस्पेक्ट में क्या होता है टेलर थ्योरम, fx f डैश x f डबल डैश x। तो वही x डैश i x डबल डैश i, और डेल s है आर्क। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ p और q की डेल s है, तो डेल s ही वेरी करेगा, डेल s ही वेरी करेगा। तो डेल s फिर डेल s स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये देखिए ये लाइन, ये जो लाइन ऊपर वाली, ठीक है, डॉट डॉट तक रन करेगा, डॉट 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 तक इसको आप रन करा दीजिए। फिर इसी तरह फिर अब क्या किए हैं, देखिए xi वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, सेकंड स्टेप में इस xi को इस साइड ले लीजिए, तो x बार i माइनस xi, बाकी जो टर्म लिखे हैं उनको आप लिख दीजिए, बाकी जो टर्म लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, हियर द प्लेन इन इक्वेशन 1 इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। आपको पता है कि ये जो प्लेन है इक्वेशन नंबर 1 में एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इफ इट कंटेन अ टेंजेंट p। ठीक है, अगर वो टेंजेंट p को कंटेन करता है, ये टेंजेंट p है आपका, अगर ये इस पॉइंट p से एक हमने टेंजेंट पास करा रहे हैं, if it contain a tangent p and passes through q when q tangent to p। मतलब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन ही तो लिखी हुई है कि अगर जो प्लेन इक्वेशन फर्स्ट का ये जो प्लेन है, अगर इस टेंजेंट p से पास करे और जो है वो q को कंटेन करे, एंड पासिंग थ्रू q व्हेन q टेंडिंग टू p, यही तो डेफिनेशन थी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की।
तो क्या हो जाएगा ए आई टी आई इक्वल टू 0, ये टेंजेंट इक्वेशन था, ठीक है, ए आई टी आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन जब पासिंग थ्रू जब क्यू पी की तरफ टेंड करेगा उस केस में आपको ए आई टी आई इक्वल, देखिए टी आई क्या है, टी आई टेंजेंट का इक्वेशन है ना, टी आई टेंजेंट का ये दिया हुआ है इक्वेशन टी आई, तो ए आई टी आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए आई टी आई, देखिए टी आई को एक्स डैश आई के इक्वल लिए हैं, टी आई को एक्स डैश आई के इक्वल लिया गया है, तो इस टी आई को एक्स डैश आई के इक्वल ले लिया गया है, तो ए आई एक्स डैश आई इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अगर हम नेबरिंग पॉइंट क्यू एक्स बार आई के लिए आप इक्वेशन आप प्लेन लिखेंगे, नेबरिंग पॉइंट क्यू एक्स बार आई के लिए इक्वेशन, अब देखिए पी के लिए आप लिखे हैं ये इक्वेशन आप प्लेन, तो पी क्यू एक्स बार आई के लिए लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स बार आई आ जाएगा। इसका मतलब ये प्लेन पासिंग थ्रू नेबरिंग पॉइंट क्यू, यहां से ये मतलब होगा क्यू पॉइंट नेबरिंग पॉइंट क्यू से पास कर रहा है, नेबरिंग पॉइंट क्यू के लिए इक्वेशन हो गया। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2, 3, 4 को, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 आप इस 2, 3, 4 का यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन, यहां लिखिएगा यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी गेट, 2, 3, 4 का यूज करिए। क्या करेंगे आप, देखिए आपको ये दिया हुआ है, आप इसमें क्या करिए, आप इसमें पूरे इक्वेशन में जब ए आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आप पूरे इक्वेशन में आप ए आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात समझा रही है आप, ए आई जो ए आई दिया हुआ है ना इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर ए आई आएगा, यहाँ भी ए आई, यहाँ भी ए आई, यहाँ भी ए आई, हर जगह ए आई आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ए आई एक्स बार आई माइनस एक्स आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। ए आई से मल्टीप्लाई कर दी, देखिए मल्टीप्लाई कर दिए है ना, देखिए ए आई से आप इस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए जो इक्वेशन 2 लिखा है इसमें आप ए आई इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इससे आपने ऑपरेट कर दिया है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, इसके आगे क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप, देखिए इसके आगे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, जो आप ये देखिए ए आई एक्स बार आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ 0 है, इसको 0 कर लेंगे, ए आई एक्स डैश आई की वैल्यू 0 होती है, ये भी कोई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बाकी जो टर्म बचेगा उसको आप लिख लेंगे, बाकी जो टर्म बचेगा उसको आप लिख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं, देखिए इसका क्या करेंगे, आपके ए आई एक्स बार आई एक्स आई की वैल्यू यहां से 0 हो गई, ए आई एक्स डैश आई की वैल्यू यहां से 0 हो गई, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा क्या, बचेगा देखिए बचेगा क्या यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 प्लस ए आई एक्स आई डैश डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल एस स्क्वायर प्लस एक टर्म और निकाल लीजिए, एक टर्म आप और निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 3 डेल एस क्यू प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट कर लीजिएगा, प्लस डॉट 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 आगे कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करिए, आप देखिए अब क्या करेंगे आप, ये आपका ये भी टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, अब डेल एस स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इन पूरे टर्म को अब देखिए डेल एस स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए आई एक्स डबल डैश आई अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ए आई एक्स आई डबल डैश ट्रिपल डैश डेल एस अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए किया क्या गया यहाँ से, ये यहाँ से इस देखिए ये तो 0 हो गया, आपने डेल एस स्क्वायर देखिए सब में आएगा, जितने भी टर्म आएंगे उसमें डेल एस स्क्वायर से ज्यादा ही टर्म आएंगे, तो डेल एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे जब आप, तो डेल एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए आई एक्स डबल डैश आई अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा, यहाँ से ए आई एक्स ट्रिपल डैश आई अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया, और डेल एस स्क्वायर निकाल दिया तो सिर्फ यहाँ डेल एस बचेगा ना, प्लस ऐसे ही डॉट 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 चलते रहेंगे, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। यहां से आपने ये कर लिया। आपको पता है कि डेल एस स्क्वायर आर्क लेंथ है, डेल एस स्क्वायर आर्क लेंथ है तो वो 0 के इक्वल कर सकते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, ए आई उसके बाद जो टर्म बचेंगे उसको लिख लीजिए, एक्स आई डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ए आई
एक्स आई ट्रिपल डैश डेल एस अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। यही बचेगा, यही ना बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, आपको लिखेगा व्हेन, जब आपको पता है जब नेबरिंग पॉइंट Q जो है व्हेन Q टेंडिंग टू P, जब नेबरिंग पॉइंट Q P की तरफ टेंड करेगा देन, जब भाई देखिए फिगर आपने देखा होगा, फिगर आपका क्या था, फिगर आपका यही तो था फिगर, जैसे ऐसे बनाए थे फिगर, ये था फिगर ना, ये P था, ये Q था, तो क्या ये आपका डेल एस था, ये आपका यस था, यही फिगर था ना। तो कह रहा है जब Q P की तरफ टेंड करेगा, जब Q P की तरफ टेंड करेगा तो ये जो आर्क लेंथ डेल एस है वो खत्म हो जाएगा ना भाई। ये जब Q पॉइंट P के पास आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है क्या जीरो के टेंड कर देगी। ये जो डिस्टेंस डेल एस है, ये डेल एस डिस्टेंस P से Q का जो डेल एस डिस्टेंस है, लेंथ है, वो लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो के टेंड करेगी भाई। Q जब लेंथ इधर आएगा तो डेल एस भी जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या यहाँ आ जाएगा ना, Q पॉइंट इसके पास आ जाएगा तो लेंथ जीरो के अप्रोच करेगी, लेंथ जीरो के अप्रोच करेगी, तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहां लिख लीजिएगा देन डेल एस टेंडिंग टू 0, डेल एस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ना, लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो भी जीरो भाई Q P की तरफ टेंड होगा तो लेंथ भी उसकी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो जब 0 की तरफ टेंड करेगी तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा आपका, तब आपका देखिए जब डेल एस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो सारे टर्म में जितने भी डेल एस आ रहे हैं वो टर्म 0 हो जाएंगे। जितने भी टर्म में देखिए डेल एस टेंडिंग टू 0 मतलब ये भी 0, और आने वाले टर्म में सब में डेल एस आने वाला है, तो सब में 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ये टर्म, सिर्फ ये टर्म बचेगा, क्योंकि डेल एस टेंडिंग टू 0 है तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी डेल एस 0 होगा, आगे आने वाले टर्म 0 होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ यही टर्म बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए आई एक्स डबल बार आई, ए आई एक्स डबल डैश आई इक्वल टू 0, ए आई एक्स डबल डैश आई इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा एलिमिनेटिंग ए आई, एलिमिनेटिंग ए आई फ्रॉम, eliminating AI from 1 3 और एक ये 5, from 1 3 and 5 we have, क्या हो जाएगा यहाँ से फिर eliminating AI from 1 3 5। अब AI की वैल्यू जो इक्वेशन 135 से वहां से एलिमिनेट करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, आपको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, x1 स्मॉल x1, x2 स्मॉल x2, x3 माइनस स्मॉल x3। ठीक है, थोड़ा इधर बना लीजिए इसको, थोड़ा आप इसको इधर बना लीजिए, इसको आप इधर बनाइए, x1 स्मॉल x1, x2 स्मॉल x2, x3 स्मॉल x3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह यहाँ से x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, यहाँ से हो जाएगा x1 डबल डैश, x2 डबल डैश, x3 डबल डैश। ठीक है, ये आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए कि ये कुछ नहीं है, ए आई की वैल्यू 135 से एलिमिनेट किया गया है। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या था, ए आई एक्स आई माइनस एक्स आई, आई क्या होता था 1 2 3 रन करता था ना, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो देखिए इस कर्व स्पेस 3 डायमेंशन के लिए पढ़ रहा है ना, तो यहाँ से x1 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस, और फिर इस तरह तीसरा इक्वेशन देखेंगे तो वहाँ पे आया था ए आई एक्स डैश आई इक्वल टू 0, ए आई एक्स डैश, तो वहाँ भी फिर रन करा दीजिए, ए आई निकल जाएगा, ए आई को एलिमिनेट किया गया है, तो x1 x2 x3 डैश हो जाएगा। इसी तरह फिर इस इक्वेशन से ए आई हटाएंगे तो x डबल डैश आई, x डबल डैश आई, x डबल डैश 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। या फिर इसको और लिख सकते हैं, इसको फिर क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब
इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसको इक्वल टू ज़ीरो कर लीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वल टू ज़ीरो कर लीजिए, यही आपका इक्वेशन है, यही आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एप्सिलॉन आई जे के क्या कोफिशिएंट है, इन जनरल निकालना है ना, एप्सिलॉन आई जे, ये एप्सिलॉन आई जे के है, सब देखिए इसको सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एप्सिलॉन आई जे के, इसका मतलब क्या है कि ये इसका कोफिशिएंट है भाई, डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कुछ आएगा ना कांस्टेंट वगैरह, वो चीज़ है, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी को सॉल्व करके इसको लिखे हैं, जब एग्जाम में आएगा ना फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे आप, अभी क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में फिर आपको डिटर्मिनेंट बनाना ही पड़ेगा, इसको आप डिटर्मिनेंट आपको बनाना ही पड़ेगा, डिटर्मिनेंट आपको बनाना पड़ेगा, डबल डैश कर लीजिएगा, ये देखिए ये वाला पहले के लिए हो गया, डैश वाला दूसरे के लिए हो गया, तीसरे के लिए ये हो गया, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन फॉर द कर्व xi equal to xis for the curve xi equal to xis, ठीक है, ये आपका यहाँ आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, यहाँ आपका प्रूफ देखिए यहाँ तक लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, ये आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, यही आपका इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करके लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन फॉर द कर्व एक्स, इसी कर्व के लिए तो निकाला गया है आर्क लेंथ एस वाले के लिए, तो ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है, अब आइए एक और इसी में एक और डेरिवेशन देख लेते हैं, ये आप आर्क लेंथ एस के लिए निकाले हैं, अब अगर आप पैरामीटर टी हो उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं उसको, तो देखिए अब आगे देखते हैं, देखिए क्या करिएगा, जहां तक आपने लिखा हुआ है उसके नीचे से ही लिखेगा व्हेन अ कर्व सी इज गिवन बाय xi इक्वल टू xit, देखिए वो जो हमने इक्वेशन निकाला था वो xi इक्वल टू xis का निकाला, आर्क लेंथ s के लिए, जब पैरामीटर t होगा उसके लिए क्या होगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन, आइए देखते हैं, देखिए उसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, उसी के नीचे जस्ट लिखिएगा, x डैश i इक्वल टू dxi बाई ds होता है, dxi बाई ds में आप dt से ऊपर नीचे ऑपरेट कर लिए हैं, फिर ये dxi बाई dt को x डॉट i मान लिए, dt बाई ds इक्वेशन नंबर 7 हो गया, अब इसको इक्वेशन नंबर 7 को फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए s के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x डबल डैश i हो जाएगा, d बाई ds ऑफ दिस, तो फिर इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो d बाई dt x डॉट i dt बाई ds का होल स्क्वायर, दिस आएगा, सॉल्व करेंगे ये आएगा, ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब और इक्वेशन नंबर 8 जो है आपका, इक्वेशन नंबर 8, 7 और 8, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को यूज कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को, 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 6 में यूज करिए, ठीक है, यूजिंग 7 एंड 8 इन इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 जो आपका लास्ट आया था, जो आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन आया था, उसमें आप इस 7 और 8 इसकी और इसकी वैल्यू को उठा के रख दीजिए, उसकी और उस दोनों की वैल्यू उठा के रख दीजिए, जब आप रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑपरेशन आएगा, इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिए, इसको मैं सारा समझा नहीं हूँ, कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन है ये, इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कर्व xi इक्वल टू xit के लिए पूछ देगा,
एस के लिए पूछेगा तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है टी के लिए पूछता है पैरामीटर। तो देखिए फॉर्मूला भी सेम ही है, बस खाली वो टी के लिए आएगा, खाली वो टी के लिए आएगा, ठीक है, खाली वो टी के लिए आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई, ठीक है, एक्स डॉट जे एक्स डॉट के डबल डॉट के इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, यही उठा के तो लिख दिए हैं, बस ये नहीं लिखे हैं भाई। देखिए क्या होगा, ये दोनों सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना, dt बाई डी एस 0 के इक्वल नहीं होगा, dt बाई डी एस इज अ क्वांटिटी, ये कभी जरूरी नहीं है कि 0 के इक्वल हो। तो जब ये नहीं 0 के इक्वल होगा तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी, इसीलिए इसको इक्वल टू 0 लिखे हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, देखिए दोनों में फर्क क्या है, वहां पे डैश लिखते थे, यहाँ पे डॉट लिखे हैं। तो जब डॉट लिखा होगा इसका मतलब पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और जब डैश लिखा होगा इसका मतलब पैरामीटर एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन when the curve is given by, when the curve is given by xi इक्वल टू xi t, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डेरिवेशन पढ़ा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू वेरी मच।